नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एग्रीमेंट टू सेल इससे संबंधित एक लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए। अब देखिए दोस्तों, जब कभी भी संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर कोई क्वेश्चन उठता है तो यहां पर हर व्यक्ति अपनी संपत्ति से संबंधित दस्तावेज कोर्ट में दिखाने लगता है या उस जगह दिखाने जाता है जहां उनकी मांग की गई है। अब ऐसी सिचुएशन में यह देखा जाता है कि कई बार लोगों के पास पक्की रजिस्ट्री नहीं होती, जैसे कि सेल डीड, गिफ्ट डीड, इस प्रकार के प्रॉपर रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं होते जिससे वो खुद को संपत्ति का मालिक घोषित कर सके, बल्कि उनके पास एग्रीमेंट टू सेल जैसे कुछ दस्तावेज पाए जाते हैं जिनके तहत वो खुद को बता रहा होता है कि उसने ये संपत्ति खरीद ली है। अब मैं आपको बताऊं कि हो सकता है आप लोगों ने भी एग्रीमेंट टू सेल, पोजेशन लेटर, पेमेंट रिसिप्ट, विल वसीयत, एफिडेविट, पावर ऑफ अटॉर्नी, इन सभी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके कोई संपत्ति खरीदी हो। देखिए, जब तक उस संपत्ति पर कोई विवाद नहीं होता तब तक बिल्कुल सारी चीजें ठीक चलती रहती हैं, पर जैसे ही कोई विवाद खड़ा हुआ, मैटर कोर्ट के सामने गया, आप लोगों को तमाम मुश्किलें आएंगी जिसका सॉल्यूशन आप कभी भी कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आज की ये वीडियो देखना आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि आज की वीडियो में रेलिवेंट जजमेंट के साथ आप लोगों को क्लियर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे दी जाए। देखिए, अगर आप लोगों की कोई भी लीगल समस्या है, अगर आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली लीगल कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक नंबर भी दिया गया है। उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे लीगल एडवाइस पा सकते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले आपको जानना अनिवार्य है कि एग्रीमेंट टू सेल आखिरकार होता क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को जानकारी होती ही नहीं है। इसी को वो पक्का ओनरशिप का यानी कि मालिकाना हक का कागज समझ बैठते हैं। देखिए, जब कभी भी संपत्ति को खरीदने की बात आती है तो कहा जाता है प्रॉपर रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से ही संपत्ति खरीदे। अब ज्यादातर लोगों को इस चीज की समझ नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट टू सेल के माध्यम से संपत्ति खरीद लेते हैं। लोगों का यह भी कहना होता है कि इस समय उस जगह पर रजिस्ट्रियां बंद थी, जिस वजह से हमने एग्रीमेंट टू सेल का इस्तेमाल करते हुए उस संपत्ति को खरीदा। पर क्या यह वैलिड माध्यम है? क्या एग्रीमेंट टू सेल भी सेल डीड के बराबर ही मान्यता रखता है? देखिए, एग्रीमेंट टू सेल एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर टर्म्स और कंडीशंस लिखी जाती है, जिसके तहत आप आगे चलकर उस संपत्ति को खरीदने वाले, जैसे कि कितना पैसा एडवांस में दिया जाएगा, कितना पैसा बाद में दिया जाएगा, किस समय तक रजिस्ट्री करवाई जाएगी, वो सारी की सारी टर्म्स और कंडीशन उस एग्रीमेंट टू सेल के कागज में लिखी जाती है। पर जब तक एग्रीमेंट टू सेल के बाद प्रॉपर सेल डीड नहीं हो जाती, तब तक आप खुद को उस संपत्ति का मालिक नहीं बता सकते। अब जो मैंने आपको जानकारी दी, इससे संबंधित साल 2011 में भी एक महत्वपूर्ण केस आया था, सूरज लैंप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। यहां पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एग्रीमेंट टू सेल, विल वसीयत या पावर ऑफ अटॉर्नी, इन दस्तावेजों के माध्यम से संपत्ति को नहीं खरीदा जा सकता। अगर कोई व्यक्ति इन दस्तावेजों का इस्तेमाल करके संपत्ति को खरीद रहा है तो वो लीगल माध्यम नहीं बताया जाएगा और उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। नाउ, जब यह साल 2011 में जजमेंट आ गई, इसके बावजूद भी इवन दो आज तक प्रेजेंट टाइम 2024 तक भी लोग इन्हीं दस्तावेजों के माध्यम से संपत्ति खरीद लेते हैं। पर पिछले साल यानी कि साल 2023 में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी जजमेंट दी, जहां पर यही सेम चीज दोहराई
कि एग्रीमेंट टू सेल का इस्तेमाल करके संपत्ति का मालिकाना हक नहीं पाया जा सकता। अब इस जजमेंट की केस डिटेल्स मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर कर दूं और साफ साफ दिखाकर समझा भी दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला है। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा ताकि कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर हो। देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है मुनि शमप्पा, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस एम रामा रेड्डी एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 10327 ऑफ 2011 और 2 नवंबर साल 2023 के दिन यह जजमेंट दी गई है। नाउ इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं मात्र 4 से 5 महीने पुरानी यह जजमेंट है। एक बार आप डिस्प्ले पर भी ध्यान दीजिएगा ताकि डिस्प्ले पर दिखाकर आपको समझाऊं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इस जजमेंट में बोला क्या है। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर दोहराया था कि एग्रीमेंट टू सेल से प्रॉपर्टी का मालिकाना हक के अधिकार ट्रांसफर नहीं किए जा सकते, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल एक प्रकार का कन्वीनियंस डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता जिससे संपत्ति का मालिकाना हक ट्रांसफर किया जा सके। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस की बेंच थी विक्रमनाथ एंड राजेश बिंदल जी, उन्होंने इसी चीज को इस प्रेजेंट केस के अंदर क्लियर किया। तो अब यहां से आप इस चीज को तो समझ ही गए हैं कि एग्रीमेंट टू सेल से अगर आपने संपत्ति खरीदी है तो खतरे की घंटी अब आप लोगों के ऊपर जरूर बचने वाली है। पर अब जो मैं जानकारी दूंगा इससे आप खुद को बचा भी सकते हैं। देखिए, अगर आपने एग्रीमेंट टू सेल से संपत्ति खरीदी है तो 2 कंडीशन रही होंगी। पहली, आपको प्रॉपर जानकारी नहीं होगी। दूसरी कंडीशन, या तो आपके वहां पर रजिस्ट्रियां बंद होगी। कुछ लोग चालाकी भी करते हैं, स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए ऐसा प्रोसेस करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, देखिए, जब तक आप उस संपत्ति पर काबिज हैं तब तक आपको यह फायदा मिलेगा कि कोई भी दूसरा व्यक्ति आकर खुद को मालिक नहीं बोल सकता। कारण, क्योंकि अगर सभी लोग यहां पर इसी एग्रीमेंट टू सेल से सेल परचेज कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति संपत्ति पर काबिज होता है, कब्जे में होता है, उसी को हमेशा एडिशनल बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, मान लेते हैं आपकी संपत्ति पर कोई विवाद चल रहा है, सब कुछ अब तक ठीक था, पर अचानक से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो अब आपको कौन सा केस वहां पर करना है। देखिए, लोग अक्सर गलती करते हैं वहां पर डिक्लेरेशन सूट डालकर। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं हम कोर्ट में डिक्लेरेशन यानी कि सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर केस डालें और कोर्ट हमारे पक्ष में डिक्लेयर कर दे कि आप ही इस संपत्ति के पूर्णतः मालिक हैं। पर मैं आपको बता दूं, डिक्लेरेशन सूट ऐसी कंडीशन में जब आपने इस एग्रीमेंट टू सेल से संपत्ति खरीदी है यहां पर नहीं डालना चाहिए। कारण, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब आप इन दस्तावेजों को कोर्ट में दिखाएंगे तो आपके दस्तावेज वैलिड नहीं माने जाएंगे और आपके पक्ष में प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने से मना कर दिया जाएगा। तो अब आप कहेंगे सर हम अब कौन सा केस डालें अगर डिक्लेरेशन ना डालें? आप 2 केसेस का सहारा ले सकते हैं। पहला, अगर आप उस संपत्ति पर आज काबिज हैं, कब्जे में हैं, तो आप वहां पर परमानेंट इंजंक्शन की मांग कर सकते हैं। आपको क्या करना है? आपको कोर्ट से रिलीफ मांगना है कि संपत्ति पर हम काबिज हैं, कोई थर्ड पार्टी आकर हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है और जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास हो, चाहे एग्रीमेंट टू सेल, विल, वसीयत, अपने एडवोकेट से कंसल्ट करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट कोर्ट में दिखाने सही रहेंगे और उन्हीं सभी की रेलिवेंसी के साथ परमानेंट इंजंक्शन की मांग करें। क्योंकि अगर आप डिक्लेरेशन में जाएंगे तो बर्डन ऑफ प्रूफ डिक्लेरेशन का आपके ऊपर आ जाएगा और इन कागजों से कभी भी आप अपने पक्ष में डिक्लेरेशन नहीं करा पाएंगे। इसके अलावा अगर आप एग्रीमेंट टू सेल अपने पास लेकर बैठे हैं तो आपको एक बेनिफिट और होगा कि आप वहां पर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी डाल सकते हैं। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है? जब आपने एग्रीमेंट टू सेल कराया उसके अंदर टर्म्स और कंडीशन लिखी जाती हैं कि कितने समय के अंदर या कितने समय के बाद रजिस्ट्री कराई जाएगी। अगर दूसरी पार्टी चालाकी से कोर्ट में जाकर केस डाल रही है तो आप क्या करेंगे? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डालकर उस पार्टी को कोर्ट में बाउंड करेंगे कि वो अब आपके पक्ष में आकर रजिस्ट्री कराते। तो ये दोनों केसेस का हमेशा सहारा लेना होता है। इसके अलावा अगर आप सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करें, इसके लिए एक लिमिटेशन टाइम होता है, वो होता है 3 साल। 3 साल कब से गिने जाते हैं? जिस दिन से आपको रजिस्ट्री करवा लेनी थी उस दिन से 3 सालों का समय मिलता है कि आप 3 सालों के भीतर कोर्ट में ये सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डालकर अपने पक्ष में कोर्ट की सहायता से रजिस्ट्री करा लें। अब इसीलिए मैं लोगों को कहता हूं कि अगर आप ऐसी जगह पर संपत्ति खरीद रहे हैं जहां पर रजिस्ट्रियां बंद है तो एग्रीमेंट टू सेल में कोई स्पेसिफिक डेट ना लिखें कि 6 महीने 3 महीने में रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। कारण
अगर ऐसी स्पेसिफिक डेट लिखी गई तो जैसे ही वो 6 या 3 महीने पूरे हुए, आपको 3 सालों के भीतर कोर्ट में केस डालना पड़ेगा। और वहां पर अगर रजिस्ट्री तब भी बंद रहेगी तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इसकी बजाय आप एक स्पेसिफिक क्लोज डालें कि जब कभी भी यहां पर खरीदार आपको रजिस्ट्री कराने के लिए बोलेगा, चाहे आपके बच्चे हो या वो व्यक्ति जिससे आप खरीद रहे हैं, उन दोनों को रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। तो यहां पर जो टर्म्स कंडीशन आती है समय सीमा की, उससे आप बच जाएंगे। और जैसे ही आपको यहां पर चाहिए कि मुझे रजिस्ट्री मिले, मेरे खिलाफ कोर्ट में केस होने वाला है, केस होने वाला है, उसी समय आप सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डालकर अपने पक्ष में रजिस्ट्री करवा लेंगे। यह टेक्निक आपको एक अच्छा एडवोकेट भी समझा सकता है कि किस तरीके से इंप्लीमेंट की जानी चाहिए, ताकि एक बेगुनाह इंसान को वहां पर फंसने से बचाया जा सके। अब दोस्तों, जो मैंने ये रिसेंट चीज आपको क्लियर करके दी कि डिक्लेरेशन सूट ना डालें बल्कि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डालें, ये चीज एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट में भी क्लियर की गई है। मैं उसकी केस डिटेल्स भी आपको डिस्प्ले पर दिखाकर समझा दूं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं मनगढ़ंत बातें यहां पर आकर बोल रहा हूं। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट यहां पर क्लियर हो जाए। देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है गुलाम कादिर मीर एंड अदर, जो प्रेजेंट केस में पिटिशनर है, वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट। ध्यान दीजिएगा, इसका रिट पिटिशन नंबर है 1654 ऑफ 2023 और 2 अप्रैल 2024 को यह जजमेंट पास की गई। नाउ एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, ताकि डिस्प्ले पर दिखाकर मैं समझा दूं कि आखिरकार यहां पर ऑनरेबल जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने क्या क्लियर किया। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर ऑनरेबल जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने जो लीगल प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है कि अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल यहां पर राइट, टाइटल और इंटरेस्ट किसी भी अचल संपत्ति पर ट्रांसफर नहीं करता, यह चीज यहां पर क्लियर की गई। इसके अलावा यह बोला गया कि अगर कोई एग्रीमेंट टू सेल है तो जो यहां पर खरीदार था उसके पास केवल यही रेमेडी है कि वो कोर्ट से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस डाले, ना कि डिक्लेरेशन सूट डाले उस एग्रीमेंट टू सेल के लिए। अब यहां से आपको क्लियर हो गया कि जो जो मैंने आपको सिचुएशन बताई वो बिल्कुल रेलिवेंट जजमेंट के साथ मैंने आपको क्लियर करी। उसके पीछे का कारण भी आपको समझाया कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है, ताकि आप आम नागरिकों को, जिनको कानून की जानकारी नहीं है, उनको भी ये जानकारी क्लियर हो कि कब क्या किस तरीके से स्टेप लेना सही रहता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मुझसे पर्सनली लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को नंबर दे रखा है। उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे लीगल एडवाइस पा सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।